नमस्कार साथियों, आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपकी ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इससे पहले हम अपनी 3 वीडियोज़ में आपको 90 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 91 से लेकर के 120 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि संबंधित होंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है? तो ऋग्वैदिक काल जो है उसमें गाय को अघन्या माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक देवता या देवी को संबोधित है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो गायत्री मंत्र जो है वह सावित्री के लिए संबोधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार जो उल्लेख हुआ है वह सिंधु नदी का हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक क्षेत्र था? कई अलग अलग जो इतिहासकार हुए हैं सबने अपने 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 तथ्य दिए हैं। तो ये किसने कहा है कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक क्षेत्र था? तो ये कहा है बीजी तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक ऋचाओं की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो जो है सबसे अधिक जो है ऋग्वेद में ऋचाएँ जो हैं उनमें सबसे अधिक बार जो वर्णन हुआ है वह है इंद्रदेव का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का सिर्फ एक बार ही उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं की लड़ाई 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो जो 10 राजाओं की लड़ाई या 10 राजन युद्ध है उसका जो वर्णन है वह 7वें मंडल में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है, मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की मूल इकाई थी। तो ऋग्वैदिक समाज की जो मूल इकाई थी वो थी कुल। कुल का मतलब था परिवार। तो ये जो है सबसे मूल इकाई थी ऋग्वैदिक समाज की। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक समाज में ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, जिसे आप ग्राम प्रधान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद, तो सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम में निम्नलिखित में से अवस्थाओं का जो है सही क्रम हमको बताना है कि वो कौन है। तो यहाँ पर अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले आती है ब्रह्मचर्य अवस्था, क्योंकि इससे पहले भी अवस्थाएं हैं लेकिन ब्रह्मचर्य अवस्था, उसके बाद गृहस्थ अवस्था, उसके बाद वानप्रस्थ अवस्था और अंत में संन्यास। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला है, ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता रुद्र। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है। अगला प्रश्न है, हर्यका राजवंश, जो हर्यक राजवंश है उसके संस्थापक कौन थे? तो हर्यक राजवंश के संस्थापक थे बिंबिसार। तो ऑप्शन नंबर जो डी है
वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो गौतम बुद्ध का समकालीन था बिंबिसार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है, गौतम बुद्ध का समकालीन बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था? तो अजात शत्रु, नाम में ही इसके शत्रु है, तो इसने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे, और अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। अगला प्रश्न है, हर्यक राजवंश का स्थान किस राजवंश ने लिया? तो हर्यक राजवंश का स्थान लिया शिशुनाग राजवंश ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग किसका उत्तराधिकारी बना? तो ये बना कालाशोक का उत्तराधिकारी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला है, कालाशोक किसका संरक्षक था? कालाशोक किसका संरक्षक था? तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका जो संरक्षक था वो था कालाशोक। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध पर कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर जो राजवंश था वो था नंदवंश। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक जो था वो था घनानंद। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, और इसके बाद जो है गुप्त वंश का यहाँ पर उदय होता है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की सत्या को उखाड़ फेंका। तो जो है इसका जो सही आंसर है वो है मगध। मगध से जो है नंदों को उखाड़ फेंका और वहाँ पर जो है मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, नंदवंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मैंने अभी अभी आपको बताया, नंदवंश के बाद मौर्य वंश का जो है यहाँ पर उदय होता है मगध पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, और ये हमने अभी भी डिस्कस किया है। तो ये आपके लिए प्रश्न है, आपने इसका जो आंसर है वह कमेंट में लिख करके बताना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। अगला प्रश्न आपके लिए, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये प्रश्न भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने वीडियो को ढंग से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता है, तो आप ज़रूर इसका जो आंसर है वह कमेंट में लिख करके भेजिएगा। अगला है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको इसका आंसर यदि पता है तो आप इसका आंसर भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वरना हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको इसका आंसर बताएंगे कि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए हमने आपके लिए दिए हैं 3 क्वेश्चंस। इससे पिछली वीडियो में आपने नहीं दिया किसी का भी आंसर, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में जो आंसर आपको आते हैं उनके जो हैं आप ज़रूर कमेंट में लिख करके भेजेंगे। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको इसी प्रकार की और भी इम्प्रूव्ड वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर यदि चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।